हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, मैथ्स, जीके जीएस प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो दूसरा ऑप्शन डॉपलर प्रभाव। बिग बैंग थ्योरी डॉपलर के सिद्धांत पर जो है आधारित है, जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई डी ब्रॉगली ने प्रकाश के कणों की दोहरी प्रकृति बताई है। रुडोल्फ काल्सियस तथा विलियम थॉमसन ने ऊष्मागतिकी सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट, फिर कहता है किसी पिंड का द्रव्यमान की रैखिक संवेग और गतिज ऊर्जा क्रमशः MPE है, तो समीकरण क्या होगा? तो यहाँ पे समीकरण हो जाएगा P बराबर क्या हो जाएगा, √2mE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P बराबर √2mE, यानी ए फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है एक पत्थर को एक मीनार के सिर से आराम से नीचे की ओर स्वतंत्र रूप से गिरने दिया जाता है। पत्थर द्वारा मीनार तल तक पहुंचने में लिया गया समय 4 सेकंड है। टावर की ऊंचाई क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गुरुत्वीय त्वरण जो है इतना है। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो u बराबर तो 0 हो जाएगा। ठीक, t बराबर कितना है? t बराबर है 45। ठीक है, 45 और a बराबर है g बराबर है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो s बराबर क्या होता है? ut प्लस हाफ AT²। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको u बराबर, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ut यहाँ पे जो हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 32 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 256 फीट, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर कहता है कि कौन एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो देखिए तीसरा ऑप्शन गामा किरण। विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक विद्युत क्षेत्र के चुम्बकीय क्षेत्र के संपर्क में आने पर उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा तीसरा, गामा किरणें। ठीक है, क्या होगा? गामा किरणें। तो EM तरंगों के उदाहरण रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव, ठीक है, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें आदि हैं। नेक्स्ट, फिर देखिए 115 है कि उत्तल लेंस के मामले में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो तीसरा ऑप्शन फोकस दूरी का 4 गुना। ठीक है, फोकस दूरी का 4 गुना। तो याद रखना, उत्तल लेंस के मामले में वस्तु और उसके वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी जो है ये है फोकस दूरी का 4 गुना। नेक्स्ट, फिर देखिए वर्नियर कैलिपर्स के मुख्य पैमाने 1 सेंटीमीटर को 10 भागों में बांटा गया है। तो कैलिपर्स की न्यूनतम संख्या 0.0055 है। तो वर्नियर स्केल में डिवीजन की संख्या क्या है? 116 का जो हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, यानी 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या होगा? 20 होगा, यानी n गुने 0.005 बराबर होगा आपको 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20 डिवीजन। नेक्स्ट, 17 200 मीटर की ऊंचाई से एक वस्तु गिर रही है। 100 मीटर तक गिराने के बाद वस्तु में होगी। तो 100 मीटर तक गिराने के बाद वस्तु में क्या होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। ठीक, आधी स्थितिज ऊर्जा और आधी गतिज ऊर्जा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 118 12 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य 4 कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित करने में कितना जो है काम किया जाता है? 118 में देखिए, तो आवेश बराबर है 4 कूलम्ब, विभवांतर है 12 वोल्ट। आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य क्या होगा? C/V, यानी 4 गुने 12। ठीक है, कूलम्ब इंटू यहाँ पे होगा विभवांतर, किया गया कार्य बराबर आवेश गुने विभवांतर, यानी कितना होगा? 48 जूल। तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जब भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर हो तब उसमें कितनी ऊर्जा होती है? तो 119 का देखिए कितनी ऊर्जा होती है? तो m बराबर 10 है। ठीक है, h बराबर 8 है और g बराबर 9.8 है। तो ऊर्जा बराबर क्या होता है? ऊर्जा बराबर होता है mgh। क्या होता है? mgh, यानी 10 गुने 8 गुने 9.8, ये हो जाएगा आपको 784 जूल।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती हैं। तो 120 का दूसरा ऑप्शन जड़त्व। ठीक है, तो जड़त्व वह गुण है जो गति के पहले ही अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती हैं। 121 फिर कहता है यदि किसी पिंड पर स्थिर बल आघूर्ण कार्यरत हो तो वह पिंड। 121 का तीसरा, वह पिंड अचर चाल से घूर्णन करता है। ठीक है, क्या करता है? अचर चाल से घूर्णन करता है। नेक्स्ट फिर है कि यदि वर्षा की 64 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं तब 64 बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा एवं एक बूंदों की कुल पृष्ठीय ऊर्जा में अनुपात। तो 122 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, सॉरी 4:1 हो जाएगा। ठीक है, 4:1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4:1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 4:1 का है तो फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, 4:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 64 × 4πr² और नीचा में 4π/r²। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 64 × 1 बटना में 16। ठीक है, नीचा में हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा तो ये हो जाए, यहाँ पे 64 है, 64, 16 चौका 64, तो यहाँ पे 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 123 कहता सुमेलित नहीं है। 123 का फर्स्ट सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो देखिए दरवाज़ा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। दरवाज़ा जो है ये द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। गुलेल प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। गुलेल जो है प्रथम श्रेणी का, दरवाज़ा जो है द्वितीय श्रेणी का है। ठीक है, और चीनी का चिमटा ये तृतीय श्रेणी का। ये सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कहता लोहे के पाइपों को संरक्षण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं 24 का 3 गैल्वेनीकरण। ठीक है, गैल्वेनीकरण। तो लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125। 125 है कि साधारणतया चिकित्सक दांतों का सीधी एक्स किरण चित्र नहीं लेते हैं क्योंकि। 125 का होगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, तो क्योंकि एक्स किरण आंत के पार हो जाएगी। ठीक है, एक्स किरण आंत की पार। एक्स किरण की खोज रोंटगन ने 1895 ईस्वी में की थी। ठीक है, एक्स किरण जो है का उपयोग जो है आप रवा के अध्ययन में करेंगे, टूटी हुई हड्डियों को, और CT स्कैन में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 126 फिर निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है। 126 का 3 नाभिकीय पदार्थ ऊर्जा के ऐसे स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का जो है सर्वोत्तम विकल्प है। यूरेनियम, थोरियम नाभिकीय ऊर्जा के जो है प्रमुख जो है तत्व हैं। केरल के तट की रेत थोरियम के इसका सबसे बड़ा स्रोत है। 127 किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 127 का फर्स्ट वाष्पीकरण। ठीक है, क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। तो किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। द्रव का क्वथनांक जो है दाब के बढ़ने से बढ़ता है। नेक्स्ट फिर वह गैस जो जलीय PbNO3 घोल के एक साथ काला अवक्षेप देती हैं और जलीय ZnCl2 घोल के साथ एक सफ़ेद अवक्षेप देती है। 128 का तीसरा ऑप्शन H2S। ठीक है, तो लेड आयन जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करके लेड सल्फाइड का ब्लैंक जो है निक्षेप देता है। ठीक है, तो यहाँ पे H2S। नेक्स्ट फिर लिथियम आमतौर पर उच्च ऊर्जा घनत्व बैटरी में एक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि। 129 का होगा दूसरा ऑप्शन, क्योंकि लिथियम में काफ़ी अधिक ऋणात्मक अवकरण विभव पाया जाता है। ठीक है, लिथियम में काफ़ी अधिक ऋणात्मक अवकरण विभव पाया जाता है। नेक्स्ट 130 है कि धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच यह सामान्य अभिक्रिया के संबंध में को किस रूप में लिखा जा सकता है। 130 का देखिए किस रूप में लिखा जा सकता है। तो 130 का होगा दूसरा, तो धातु ऑक्साइड
प्लस अम्ल, ये लवण प्लस अम्ल पानी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल लवण प्लस पानी। नेक्स्ट 131 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के आयन का आकार सबसे बड़ा होता है? 131 का तीसरा ऑप्शन पी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिए गए तत्वों में फास्फोरस आयन का आकार सबसे बड़ा होता है, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। एक ऋणायन का आकार मूल परमाणु से बड़ा होता है तथा धनायन का आकार छोटा होता है। नेक्स्ट फिर कहता है कि उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनिक सहसंयोजक और उपसहसंयोजक का बंध है। 132 का फर्स्ट NH4Cl, ठीक है। तो NH4Cl में आयनिक संयोजकता तथा उपसंयोजक बंधन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है तो उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। NaCl विद्युत संयोजी बंधन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। SO2 SO3 एवं H2O में सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। 133 फिर कहता परमाणु में नाभिक होता है, इसके चारों ओर जो वर्तालुकार मार्ग जिन्हें कक्षा कहते हैं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है? 133 का 3 रदरफोर्ड, ठीक है। परमाणु में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है, ये रदरफोर्ड का कहना है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है? तो 134 का देखिए, 134 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना, ठीक है। तो कहता अभिकेंद्रण द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है। तो अभिकेंद्रण एक प्रक्रिया है जिसमें एक समाधान से कणों को उनके आकार, घनत्व, माध्यम, चिपचिपाहट और जो है रोटर गति के अनुसार अलग करते हैं। अभिकेंद्रण के कुछ सामान्य उदाहरण हैं, जैसे देखिए सलाद स्पिनर की सहायता से नम सलाद पत्ता से पानी निकालना, ठीक है, पानी निकालना। उसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 135 फिर है कि रेफ्रिजरेटरों से ए मुक्त होती हैं तथा एरोसोल का छिड़काव बी की चिंता करता है। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली सी को रोकने के लिए उत्तरदायी ABC क्रमशः है। तो 135 का विकल्प, तो देखिए 135 का हो जाएगा आपको तीसरा ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा? ए होगा CFC, बी होगा O3, सी होगा परावैंगनिक किरणें, ठीक है। अब तो देखिए ओजोन परत जो है ऊपरी वायुमंडल में गैसों की एक प्राकृतिक परत है जो मनुष्य और अन्य जीवित जीवों की सूर्य से हानिकारक परावैंगनी UV विकिरण से बचाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? 136 का दूसरा, ठीक है, क्या होगा दूसरा? तो अर्धसूत्रण विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है, यह 2 चरण में संपन्न होता है, ठीक है। अर्धसूत्री 1, अर्धसूत्री 2, ठीक। अब देखिए इस विभाजन के दौरान गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट फिर शरीर में अरक्तता निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? 137 का 3 लोहा, ठीक है। शरीर में अरक्तता लोहा की कमी के कारण होता है। एनीमिया खून की कमी के कारण होता है, ठीक। आयोडीन की कमी के कारण घेंघा या गलगंट रोग होता है। 138 कहता है रेशम कीट की रेशम ग्रंथियाँ किसका रूपांतरण करता है? तो तीसरा ऑप्शन लार ग्रंथियों की। 139 मनुष्यों में कौन सी जो है कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं? तो 139 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, यानी त्रिधारा, क्या हो जाएगा? त्रिधारा। नेक्स्ट फिर है कि न्यूमेटोफोरस एक विशेष प्रकार की परिवर्तित जड़ें हैं जो मदद करती हैं। 140 का फर्स्ट श्वसन में, ठीक है। न्यूमेटोफोरस मैंग्रोव पौधे अर्थात दलदली स्थल में उगने वाले पौधे की जड़ों में पाया जाता है, ठीक है, जड़ों में पाया जाता है। यह विशेष प्रकार की श्वसन करने वाले जड़ें हैं, ठीक है। नेक्स्ट 141 फिर कहा था कौन सा हार्मोन प्रसव के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों की संकुचन में मदद करता है? 141 का 2 ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो यहाँ जो है ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के संकुचन को उत्तेजित करता है। नेक्स्ट फिर है अर्धसूत्री विभाजन के निम्नलिखित में से किस उपचरण में क्रॉसिंग ओवर होता है? 142 का दूसरा पैक्टिन, ठीक है, ये हो जाएगा पैक्टिन, ठीक है, पैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर है कि मानव आहार नाल का वह भाग है जहाँ कोई एंजाइम स्राव नहीं होता। तो दूसरा ऑप्शन एसोफेगस किसी एंजाइम का स्राव नहीं करता है, ठीक। नेक्स्ट 144 समुद्री मछली को नल के पानी रखने पर फट जाती है जिसके कारण 144 का फर्स्ट
एंडोस्मोसिस, ठीक है, एंडोस्मोसिस कहा जाता है जिस, ठीक है, तो एंडोमोसिस, एंडोस्मोसिस। नेक्स्ट फिर है 145 है कि ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण होता है? तो 145 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का अवक्षय होता है, ठीक है। नेक्स्ट ओजोन परत, देखिए ओजोन परत के संरक्षण के लिए अनेक कन्वेंशन हुआ। 1985 में ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन। 1987 में ओजोन परत क्षरण करने वाले पदार्थ के उत्पादन नियंत्रण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। नेक्स्ट फिर है कि नीचे दिए गई कौन सी प्रक्रिया सभी जीवधारियों का अनिवार्य अभिलक्षण नहीं माना जा सकता? 146 का 3, जनन। तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव नई संतान प्रदान करते हैं, किंतु सभी जीवित जीवों में प्रजनन करने की क्षमता नहीं होती है। नेक्स्ट फिर भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? 147 का देखिए, 147 का होगा तीसरा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विटामिन सी। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से खरपतवार को हटाने की सर्वोत्तम कौन सी विधि होगी? 148 का फर्स्ट, खरपतवार के हाथों से उखाड़ना, ठीक है। नेक्स्ट 149 है निम्नलिखित में से कौन शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? 149 का 2, गेहूँ। नेक्स्ट फिर है कि एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधे जो जमीन पर उगता है निम्नलिखित में से कौन सा एक्स हो सकता है? तो 150 का देखिए, चूंकि एक्स एक पुष्प विहीन है तो 50 का हो जाएगा 150 का तीसरा, परनाग। क्या होगा? परनाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सी, तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।